नमस्कार, मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। मैं ज्ञानचंद प्रसाद मेहता। आपने लोकल ट्रेन में देखा होगा कि मूंगफली बेचने वाले हमेशा कंपार्टमेंट में आते हैं और आप जहां बैठे होते हैं 2 बार 3 बार अवश्य आते हैं और आपने लेना नहीं होता है, उसकी ओर देखते भी नहीं हैं और वो दूसरी ओर चला जाता है, लेकिन फिर आपके कंपार्टमेंट में आता है और फिर आता है, अनेक बार आता है, जब तक कि अगला स्टेशन ना आ जाए वो उतर कर दूसरे डिब्बे में न चला जाए। लेकिन इसी बार बार के आने में एक बार आपके कंपार्टमेंट में जहां पर आप हैं बैठे, 5 इधर हैं और 5 उधर हैं, पैसेंजर गाड़ी है, लोकल गाड़ी है, एक ने ले लिया कि भैया हमें 100 ग्राम मूंगफली देना और एक 100 ग्राम मूंगफली दे रहा होता है, उसी समय दूसरा भी मांग लेता है, फिर तीसरा भी मांग लेता है और अच्छा खासा वहां पर आधा केजी मूंगफली बेच के चला जाता है। वो अपना प्रयास नहीं छोड़ता है। वह चाहता तो सोचता इस कंपार्टमेंट में तो मैं आ चुका हूं, यहां क्यों आना है और बार बार क्यों रट लगाना है मूंगफली मूंगफली। तो निराशा की स्थिति से वो कब का गुजर चुका है। मैं हमेशा जागरूक करता हूं, हमेशा कहानियों से, कथाओं से, उद्धरणों से यह कोशिश करता हूं, राष्ट्रभक्ति, देश के लिए आप जागिए। आप बार बार समझते हैं ये पॉलिटिक्स है, जातिवाद के फेरे में पड़कर, अन्य तरह के फेरे में पड़कर देश में क्या हो रहा है, कभी आपने सावधानी से, गंभीरता से सोचने का कोशिश किया है? कोशिश कीजिए। जब ऐसी बातें बताई जाती है कि आप कोशिश कीजिए समझने के लिए, तो आप सीधे समझ लेते हैं कि अरे ये राजनीति है, केवल भारतीय जनता पार्टी वाले को सरकार चलाने, क्या गरज है किसी को सरकार चला करके कुछ कर लेने की। भारतीय जनता पार्टी, आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है और कांग्रेस भी एक पार्टी है, क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है? एक लगता है एकदम प्राइवेट लिमिटेड फैमिली की पार्टी है, वह नहीं तो कुछ भी नहीं और सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। आप देख नहीं रहे देश में क्या हो रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी के 240 सीट जीत करके और अपने सहयोगी दलों से एनडीए ने सरकार बनाई है और इससे बहुत पीछे रह करके 2004 में, 2009 में कांग्रेस ने सरकार बनाई और शांति से तबका विपक्ष उन्हें चलने दिया, इतना कोहराम नहीं किया। बगल के देशों में षड्यंत्र करवा करके इस तरह से उपद्रव नहीं किया जो आज बांग्लादेश में हो रहा है। ये क्या समझते हैं? सब स्वाभाविक रूप से हो रहा है। बेशक 1971 के बाद बांग्लादेश का अभ्युदय हुआ, श्रीमती इंदिरा गांधी का इस पर बेजोड़ हाथ रहा, लेकिन यह भी सत्य है कि भारत और बांग्लादेश के जो प्रगाढ़ संबंधों की में जो प्रेम और गर्मी और उत्कर्ष है, वह केवल 2014 से लेकर के अभी तक था। इसे भी मानना होगा। और किस तरह से वहां षड्यंत्र करके हिंदुओं के सामूहिक नरसंहार, निर्मम हत्या, लूट खसोट करवाया। किसने करवाया? बहुत ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। अनेक स्थानों पर सूत्र आपको मिलते चले जाएंगे और वे समझ में आ जाएगा। हम समझते हैं, आप समझते हैं, जिसे पप्पू कह रहे हैं, वो बड़ा साधारण सा बात है। यहाँ से तो निकल करके विदेश जाते हैं, वो बैंकॉक में घूमते हैं, वो वे अन्य समुद्री टापू पर जाकर के घूमते हैं, आप समझते हैं। लेकिन उनकी तो जिद है, उनकी जिद है कि हाँ मुझे राजा होना चाहिए। अंग्रेज छोड़ करके गए हैं और उसके वो नेहरू को दे करके गए हैं, गांधी जी नेहरू को दे करके गए हैं। कोई लोकतंत्र के आधार पर नहीं, जबरदस्ती नेहरू यहाँ का प्रधानमंत्री बने थे और इन्हें जबरदस्ती प्रधानमंत्री इनको भी बनना है। लेकिन अब समझ गए हैं, सारा कोई समझ गया है कि भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक रूप से सत्ता में आना मुश्किल है। अब तो यह है कि नाम गलत बोल दिए। किस बात का भाई? जया बहादुरी का नाम शादी के बाद हो गया जया बच्चन। बाद में आपने ही निबंधन करवाया होगा, लोकसभा में अपना नाम लिखा होगा जया अमिताभ बच्चन। अब जया अमिताभ बच्चन कोई ये राज्यसभा के
अध्यक्ष, देश के उपराष्ट्रपति ने आपके पढ़े दिए हुए कागज को पढ़ करके आपके नाम को पुकारा, तो इसमें आपत्ति क्यों? कुछ दिन पहले हरिवंश जी जो वरिष्ठ पत्रकार और संचालन कर रहे थे राज्यसभा का, में वो चेयर पर बैठे थे, उनको भी इसी तरह से टोका गया जब उन्होंने नाम पढ़ा और उन्होंने कहा भाई आपका नाम तो यही लिखा हुआ है, श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। इस बात को इतनी तुल देने की आवश्यकता किसी सांसद को क्यों है? और वह भी कोई 1-2 दिन की सांसद नहीं है, 2-3 बार टर्म से राज्यसभा की सांसद हो रही है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ है ना। इसलिए आप सभी को, देश के नागरिकों को, जो वास्तव में जिनको जान माल प्रतिष्ठा बहू बेटी इन सभी की इज्जत प्यारी है, संपत्ति प्यारी है, ये घर ये जमीन ये मकान, कहाँ जाओगे तुम छोड़ करके जब खदेड़ आ जाएगा तुमको? और ये सारा सामान यही किया जा रहा है, बचेंगे तो वो भी नहीं। इसलिए किसी भी स्वरूप में आप कहीं भी रहो, अब हम स्थानीय राजनीति की बात नहीं करते हैं, वो खड़े हैं हमारी जाति खड़े हैं इधर खड़े हैं, ये सब कोई काम नहीं आने वाला है। आप अपनी पहरेदारी में रहिए, आप चौकन्ना और सावधान रहिए। अभी पिछले किसी कार्यक्रम में मैंने एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी को यहाँ मैं पुनः सुनाना चाहता हूँ। एक किसान था, किसान की पत्नी बाजार से एक चूहेदानी लाई। चूहेदानी को देख करके मिट्टी के दीवार के में जो बिल बना के रहने वाला चूहा देखा और समझ गया कि खतरे की बात है, और इस खतरे की सूचना देने के लिए वह बाहर निकला और आगाह किया। किसान के कुछ और पालतू जानवर थे, जैसे मुर्गा, उनके बच्चे, एक बकरा। तो वो मुर्गा से जाकर के बोला कि भाई मुर्गा देखो सावधान रहो, अभी तक तो सब कुछ शांति से चल रही थी, लेकिन यहाँ एक चूहेदानी आया है। मुर्गा ने कोई ध्यान नहीं दिया, बोला कि चूहेदानी आया है तो मुझसे क्या लेना, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारा क्या बिगड़ने वाला है। कुछ नहीं कहा, चूहे ने कुछ नहीं कहा। उसका काम जागरूक करना था, जगाना था, जगा दिया। वह बकरे के पास कहा बकरे भाई देखो, वो किसान की पत्नी, घर की स्वामिनी, मालकिनी एक चूहेदानी लाया है। बकरा अकड़ करके बोला तो मुझे क्या, मुझे तो कोई गम नहीं, लाया तो लाया है। बोले लाया है तो मैं कह दिया हूं, आपको बता दिया हूं, लाई है यह मैं आपको बता दे रहा हूं। खतरे की बात है, अब तक तो सभी शांति से चल रहा था, चूहा फंसाने वाला यह पिंजरा, ठीक है। आप लोग को जब लगता है कि कोई खतरे की बात नहीं है, उसमें केवल मैं ही फंस सकता हूं, तो कोई बात नहीं, सो आराम से। और उस शाम जिस दिन किसान की पत्नी ने चूहेदानी लाई, अमरूद का फल लगाकर पिंजरे में फंसा दिया और पिंजरा लगा करके छोड़ दिया। चूहा अपने दरार में या अपने बिल में बैठा सब देखता रहा, और चिंता से वो उस दिन वो कुछ खाया भी नहीं, खटपट भी नहीं किया, बिल में दबका रहा। रात्रि के 2:30-3 बजे चूहेदानी में खटका आवाज आई, कुछ फंसा। तब चूहा जो सोया था थोड़ा, उसकी आंखें खुल गई, उसने देखा। और इसी बीच में घर की मालकिनी दौड़ी आई, समझी कि आज चूहा फंस गया, और सीधे पिंजरा में हाथ लगाई और उस पिंजरे में सांप फंसा हुआ था। उसने गृह स्वामिनी को डस लिया। किसान उठा, हल्ला हुआ और जल्दी जल्दी उनको अस्पताल ले जाया गया, दवाइयां दी गई और वे ठीक हो गई, पूरी तरह से ठीक हो गई, जहर निकल गया, सभी ठीक हो गए, सभी कुछ ठीक हो गया। अब डॉक्टर ने कहा कि हाँ कमजोरी तो है, कमजोरी रहेगी, इसलिए इनको पौष्टिक चीज भोजन में दीजिए। तो पौष्टिक चीज क्या दिया जाए? तो चावल दाल भात और मुर्गा के बच्चे धीरे धीरे रोज कटने लगे। 1 कटा, 2 कटा, 3 था उसका छोटा छोटा,
और ये सब कटने के बाद अंत में मुर्गा भी कट गया। चूहेदानी तो चूहा को फंसाने के लिए लाई गई थी, लेकिन खानदान समाप्त हो गया मुर्गा का। अब जब किसान की पत्नी के अस्वस्थ होने के समाचार उनके रिश्ते में, कुटुंब में सबको जानकारी हुई तो सभी आए बधाई देने के लिए। अगले ही दिन या दूसरे दिन सभी इकट्ठे हो गए। इकट्ठे हुए तो देखा कि खैर परमात्मा की कृपा से सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं बिगड़ा है। तो आने वाले मेहमानों के लिए शाम में एक भोज दी गई और उस भोज में बकरा कट गया। बकरा कटता रहा, जान बकरे की जाती रही, लेकिन बकरा के अंदर यह बात अवश्य आई कि चूहा होशियार कर रहा था। हम कुछ नहीं कर सकते थे तो लापरवाह तो कम से कम नहीं रहते। क्या करना था न करना था उसकी बात, चूहे की बात सुन तो लेते, लेकिन कोई अवसर नहीं मिला। इस तरह से हम, आप, कोई भी यदि यह बातें कह रहे हैं कि आने वाला समय बहुत खराब है, ये वक्फ बोर्ड का मामला जितना एरिया पाकिस्तान का नहीं है क्षेत्रफल में, उससे अधिक या उसके लगभग जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। किस वजह से है, कहां से इतनी जमीनें आई? मैं मेरे पिछले वीडियो में वक्फ बोर्ड के विषय में कहा हूं, सामान्य लोगों को समझने के लिए, वो देख करके समझिए। आशा है मेरे ये चेतावनी देने का, मेरे पहरेदारी करने का आप कुछ भी मूल्य देंगे। और ये यदि कंटेंट पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कीजिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और कमेंट्स तो जरूर दीजिए। गुड संडे, शुभ रविवार, धन्यवाद, नमस्कार।